नमस्कार दोस्तों। रेट कौन बढ़ा रहा है? ब्रोकर बढ़ा रहे हैं, डीलर बढ़ा रहे हैं, या इन्वेस्टर बढ़ा रहा है, या ये अपना अथॉरिटी बढ़ा रही है? कौन बढ़ा रहा है रेट? आप में से भी काफ़ी लोग और मैं काफ़ी इस बात को सुनता हूँ कि ये जो मार्केट है इसका जो रेट बढ़ाया जा रहा है वो इन्वेस्टर मार्केट में आए हुए हैं कुछ, और वो इन्वेस्टर रेट बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से रेट बढ़ रहा है। और उनकी वजह से अगर माना जाए तो अब तक काफ़ी रेट बढ़ चुका है। तो इस वीडियो में आगे आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी कि हो क्या रहा है मार्केट में। कितने, अभी मैं आपको डेटा भी बताऊंगा, कितने इन्वेस्टर हैं, कितने परसेंट एंड यूजर हैं, और जो रेट बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, और एक्चुअल रेट को बढ़ा कौन रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई रेट, जो प्लॉट खरीदे जा रहे हैं वो प्लॉट खरीद कौन रहा है। अब मेरे पास तो देखो एक्चुअल डाटा है, बिकॉज ऑफ जो भी हम करते हैं, कौन आ रहा है, किसके पास प्लॉट जा रहा है, कौन बेच रहा है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, तो सारा डेटा है। ठीक है, उस डेटा के फैक्ट के बेसिस पे और उस लॉजिक के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कितना एंड यूजर के पास जा रहा है माल, और कितना जो परचेज कर रहा है वो इन्वेस्टर परचेज कर रहा है। अब ये इन्वेस्टर कौन है? क्या इन्वेस्टर ये 100 लोग, 10 लोग, या कुछ हजार लोग हैं जिनकी वजह से ये रेट बढ़ रहा है? कौन है इन्वेस्टर? इसमें इन्वेस्टर ये है कि भाई जिसको होल्ड करना है। देखो, मान लो किसी के पास पैसा पड़ा है, अब वो कहता है कि यार पैसा सबको डबल करना है, पैसा कोई रख के या एफडी में लगा के या म्यूचुअल फंड में, यार तुम 50 लाख, 1 करोड़ मतलब डालते हैं, पोर्टफोलियो डालते हैं। बट जब इतना मोटा पैसा आता है लोग रियल स्टेट में ही डालते हैं, बिकॉज वो म्यूचुअल फंड की जो गुल्लक टूटेगी भाई साहब, उसका वजह से तुमने रियल स्टेट ही खरीदनी है। अब तो कामत जी ने भी खरीद लिया, जो कि दुनिया वो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, खुद रियल स्टेट लेके बैठ गए वो तो। अब तो जब भी ये लिस्टिंग विस्टिंग होती है, ये कंपनी लिस्ट होती है, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, हर कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग, वो प्रोमोटर्स क्या करते हो पैसे का? प्रोमोटर पैसे से भाई साहब रियल एसेट ही खरीदते हैं, जो सच में एसेट है, यही चीज़ खरीदी जाती है। चाहे वो म्यूचुअल फंड की कंपनी हो, चाहे वो आईटी कंपनी के फर्म के मालिक हो, चाहे जो आजकल स्टार्टअप्स के मालिक हो, सब रियल स्टेट ही खरीद रहे हैं। और ये जो दिल्ली में जो पंजाबी बाग और चीके वीके सब यहाँ पे आके 100-100 करोड़ रुपए के, या गुड़गांव के, वही सब वो खरीदते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब वो पैसा जिन लोगों के पास है तो उनको, वो है डेफिनेशन इन्वेस्टर की, भाई साहब ये है इन्वेस्टर। ठीक है, अब मैं आपको परसेंटेज बता रहा था अपने डेटा के बेसिस पे, जो कि मेरे पास एक डेटा है, और उसके बेसिस के 4-5 साल के मैंने एनालाइज करके तब मैं इस वीडियो को विद लॉजिक। तो मेरे पास जो डेटा है वो लगभग देखो, मैं अप्रोक्स बताता हूँ, 50-50 का आया है। 50% जो हमारे थ्रू प्लॉट सेल परचेज में इन्वेस्टर के पास गए हैं, और 50% ही अराउंड उसमें एंड यूजर है, भाई जिन्होंने अपना प्लांट लगाना है, लगाया है। मैं इसमें जो एक मैंने इंक्लूड कर लिया वो ग्रेटर नोएडा का भी है, तो वो फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, लगानी है, या उनका लगाने का प्लान है, या लगाने का एक प्रोसेस है, क्योंकि वो फैक्ट्री लगेगी, चलेगी, तो एक प्रोसेस है। तो ये 50-50% का रेशो है। और जो अब रिमेनिंग यहाँ पे 50 रहेगा, अब ये तो बेचेगा नहीं, ये तो एंड यूजर हो गया। अब जो रिमेनिंग 50 रह गए, तो वो क्या इतना वीक हैंड है कि बेच दूंगा मैं, बेच दूंगा मैं, बेच दूंगा? यार कोई जब पैसा डालता है तो वो किसी के पास पैसा है ना, वो कोई ऐसा थोड़ी ना भाई कोई उधार मांग के कि कोई चलो जी आज रियल स्टेट ले लेते हैं। भाई वो प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद, समझने के बाद, तभी तो वो आदमी पैसा डाल रहा है। चाहे वो, मैं तो कह रहा हूँ इन्वेस्टर ही है, तभी तो वो पैसा डाल रहा है। एक थिंकिंग होती है। और मैं एक चीज और आपको ये क्लियर कर दूं कि जितना पैसा देने वाला आदमी समझदार है, जो टेबल पे बैठ के पैसा दे रहा है, भाई उसको सब पता है कि मेरे पैसे से आगे होने क्या वाला है। मुझसे ज्यादा पता होता है उस आदमी को। मैंने कई केसेस में ये देखा है भाई साहब, जो पैसे देने वाला है ना, जो एंड यूजर, जो वहां पे बैठ के पैसे दे रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो एंड यूजर हो, वो बहुत समझदार आदमी है, उसको सब पता है। उसको फ्यूचर का पता नहीं, पर फ्यूचर की एक प्रिडिक्शन है, उसको एक क्लैरिटी है। तो उसके बेसिस पे जब वो पैसा डाल रहा है,
तो वो कोई भी पैसा इस मोटिव से नहीं डालता कि भाई मैं 6 महीने बाद बेच दूंगा या साल 2 साल बाद बेच दूंगा। लोग इस मोटिव से डालते हैं यार पड़ा रहेगा, जो इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जब सब इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे एक रेट सेट होता है। नहीं तो आप एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप 2 एग्जांपल से मेरी बात को समझेंगे। सबसे देखो अभी एयरपोर्ट चलने वाला है, 2 4 5 6 महीने में तो चल ही जाएगा, मैं इतना जल्दी नहीं कह रहा और टाइम लगेगा, मार्च अप्रैल तक की बात सुन रहे हो सकता है कि डेफर्ड बाय 1-2 मंथ्स भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो इन्वेंट्री है इस मार्केट की वो है 300 मीटर की, ठीक है, 21,000-22,000 के लगभग प्लॉट है। आप किसी भी डीलर से पूछ लेना, अगर इतने ही प्लॉटों की बिक्री हो रही है और इतना ही है तो क्या कभी आपके पास 10 से ज़्यादा इन्वेंट्री आई है? किसी ब्रोकर ने आपको 10 से ज़्यादा इन्वेंट्री भेजी है कि भाई मेरे पास ये 300 मीटर के ये 20 प्लॉट पड़े, 25 प्लॉट पड़े, 50 प्लॉट पड़े, या ब्रोकर आपको इस हिसाब से भेजते हैं? या मैं ये कहता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, किसी के पास ज़्यादा होंगे तो वो शायद 10 भेज सकता हो। या फिर अगर आप उसको एक तरह से और घुमाएंगे, आप 2-3 ब्रोकर से पूछेंगे तो वो इन्वेंट्री कहीं ना कहीं मैच कर जाएगी। क्योंकि होता क्या है ना, मार्केट में वही 2-4 प्लॉट होते हैं, वो यहाँ पे भी इस भी डीलर से के कनेक्ट में भी, उस भी डीलर के कनेक्ट में भी, सबके डीलर में कनेक्ट में भी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये मार्केट गवर्न बाय सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स ही है तो मार्केट में एक रेट की पैरिटी क्यों है? मतलब रेट एक समान क्यों है? सब ही मतलब 300 मीटर का प्लॉट बेच रहे हैं तो मतलब फिर वो 2 करोड़ के आसपास का ही क्यों है? तो एक तो कुछ और कोट कर रहे हैं, एक तो भाई जिस इन्वेस्टर के पास भी उस जिसके स्ट्रॉन्ग हैंड है, जितना इतना इतना वीक पैसा नहीं है भाई, जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो वो बोले मैं 3-3.5 करोड़ रुपए का बेचूंगा। या फिर जो उससे ज़्यादा ही वीक है भाई वो तो बोले फिर मैं तो 1.5 का ही बेच दूंगा, जिसका ज़्यादा ही फंसा हुआ काम है। तो वो 5-10% का ही वेरिएशन क्यों है? फिर मार्केट सेट कैसे हो गई है? तो ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको 2 बेंचमार्क बता दिए हैं, आप इनके बेसिस पे आप जाके देखिए कि मार्केट कैसा है। और मैं इसमें अगर एक काउंटर जो मुझे बहुत ज़्यादा आता है, जो इसको इंक्रीज करता है इस डिबेट को, वो काउंटर ये है कि डायरेक्ट मीटिंग नहीं मिलती, पार्टी मीटिंग बहुत कम है। अब मैं जैसे मेरा अकेला कोर काम यही नहीं है, मेरे और भी 2-3-4-5 काम और हैं, जिसमें 3-4 काम मेरे सर्विस से रिलेटेड ही हैं, जैसे कि ये भी एक सर्विस है। तो मैंने सर्विस सेक्टर में ये एनालाइज किया है कि सामने वाला जब पैसे देता है ना आपकी सर्विस के, तो उसे लगता है पता नहीं काम ना, बातें तो करी है काम हो गया, तो वो परसेंटेज निकल के नहीं आती। ब्रोकरेज देने में ना इशू आ रहा है लोगों को। तो जब ब्रोकरेज देने में इशू आता है ना, तो पार्टी मीटिंग का इशू है। तो ये जो पार्टी मीटिंग नहीं मिल रही उसके पीछे सबसे बड़ा जो मैंने जो ग्रेटर नोएडा की मार्केट में एनालाइज किया है, तो फिर वो सोचता है यार कि जब ब्रोकरेज तो मिलनी नहीं है तो कुछ रख के काम कर लेते हैं, ठीक है, 100-50 रुपये अपने रख लेते हैं, या फिर जो भी जिसका भी जैसा एजेंडा है भाई, जैसा ही है वो हिसाब से काम कर रहा है। और रियल एस्टेट की मार्केट में आना और एग्जिट करना इतना आसान नहीं है भाई साहब। ये स्टॉक मार्केट नहीं है जो कि इन्वेस्टर आज आ जाएगा और कल चला जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर आता है, जो भी कुछ कर रहा है, उसको मार्केटिंग में पॉजिटिविटी दिख रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती दिख रही है, पॉलिटिकल कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है, उसको लग रहा है कि भाई ये काम होने वाला है, तभी कोई पैसा डाल रहा है, नहीं तो ऐसे कोई पैसा नहीं डालता। क्योंकि इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट की तरह कि भाई आज डाला और कल शाम तक भाई लगा के बेच देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काम इन्वेस्टर के हाथ में ही नहीं है, सारी चीज़ें प्ले करती हैं तब जाके ये होता है। जो मेरे साथ एग्री करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ए लिखें, और जो डिसएग्री करते हैं मेरे दिए हुए थॉट्स से वो डी लिखें। धन्यवाद।